हेलो प्यारे बच्चों, यू आर वेलकम इन माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। और आज का लेक्चर नंबर 2। तो देखें बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मापन के बारे में चर्चा की थी कि मापन की आवश्यकता क्यों होती है, फिजिक्स में हम मापन क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो संक्षेप में थोड़ा सा बैक में जाते हैं कि हमने कल पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो मापन है, मापन जब किसी राशि का करेंगे तो हमें, यानी किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए हमें दो बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। एक उसका आंकिक मान, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरी बात हमने बताई थी उसका मात्रक, दैट इज यूनिट जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, यूनिट। ये दो बातें हमने बताई थी। जैसे किसी छड़ की लंबाई या किसी सड़क की चौड़ाई या किसी कमरे की चौड़ाई जैसे 3 मीटर है, तो ये 3 उसका आंकिक मान हो गया, मीटर उसका मात्रक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमें जो चर्चा करनी है वो पहले मात्रक के बारे में करते हैं। अब कि ये मात्रक आखिर है क्या, कैसे परिभाषित करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब ये मात्रक बनाए गए तो उस भौतिक राशि, जिस भौतिक राशि का हमें मात्रक बनाना है, मतलब बनाया गया है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि उस भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को, एक उसकी निश्चित मात्रा को एक मानक मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया कि इतना, एक निश्चित मात्रा ली कि ये इसका मात्रक है, इसका नाम ये है। जैसे हमने 1 मीटर पैमाना बनाया, जैसे दूरी का मात्रक या लंबाई का मात्रक मीटर है, तो आपने 1 मीटर पैमाना देखा है, तो हमने उसको निश्चित कर लिया कि ये 1 मीटर है। अब उसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं कि एक सिटी में मीटर अलग लंबाई का होगा, किसी दूसरे शहर में अलग लंबाई का होगा, या किसी दूसरे देश में अलग लंबाई का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरे विश्व में उसकी अमाउंट निश्चित रहेगी, वो मानक मात्रक कहलाते हैं। यानी हमने उस राशि का परिमाण निश्चित कर लिया है। जैसे 1 किलोग्राम का वेट होता है जिससे द्रव्यमान आप नापते हैं, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम भी देखा होगा, 100 ग्राम भी देखा होगा, 200 ग्राम भी देखा होगा। तो ये एक निश्चित मात्राएं हैं। अब 1 किलोग्राम जो मानक मात्रक है द्रव्यमान का, तो उतनी मात्रा को हमने 1 किलोग्राम माना है। उससे ज़्यादा मात्रा का भी 1 किलोग्राम बना सकते थे, फिर वो उतनी ही मात्रा का 1 किलोग्राम चल रहा होता। बात समझ रहे हैं। मान लीजिए 1 किलो 200 ग्राम आज की डेट में जो अमाउंट है 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम भार का एक वेट बनाया जाए और उसको हम स्टैंडर्ड बना देते कि ये 1 किलोग्राम है, तो उस 1 किलो 200 ग्राम हमारी नज़र में 1 किलोग्राम ही होता, उसको हम 1 किलोग्राम पढ़ रहे होते। तो अब इसके पीछे भी वही बहुत सारे लॉजिक्स हैं कि 1 किलोग्राम बनाया गया है, इतना ही क्यों बनाया है। तो मानक कुछ न कुछ सोच के बनाए गए हैं, कुछ एक स्केल निर्धारित रखा हुआ है। वो ऐसा क्यों है कि इतना ही क्यों माना है, इसको थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे इसकी, पहले इसको समझ लें। यानी मात्रक क्या हुआ, सीधी सी बात संक्षेप में समझें कि किसी भी भौतिक राशि की निश्चित परिमाण को, निश्चित मात्रा को हमने एक मानक मान लिया, वही क्या कहलाता है, मात्रक। तो अगर हम इस मात्रक की परिभाषा लिखना चाहें, जैसे मात्रक को परिभाषित करें, सॉरी भाई ये क्या डिस्टरबेंस हो रहा है। मात्रक को मैं परिभाषित करना चाहूँ, मात्रक, आज क्यों धोखा दे रहा है भाई ये। यूनिट को हम परिभाषित करेंगे, किसी भौतिक राशि के, भाई इससे क्या नापा जाएगा मात्रक की सहायता से, भौतिक राशि। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए, मापन
के लिए निश्चित कर लिया हमने, निश्चित किए गए मानक को उस भौतिक राशि का, क्योंकि भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के मात्रक भिन्न भिन्न होंगे, लंबाई को अलग मात्रक में नापेंगे, द्रव्यमान को अलग में नापेंगे, समय अलग मात्रक में नापा जाएगा। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ये एक हमने परिभाषा बना दी है उस भौतिक राशि का। अब भाई कोई ये कहे कि मैं तो इस परिभाषा को याद कर लेता हूँ और मैंने मात्रक सीख लिया, तो परिभाषा याद करना अलग चीज़ है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना अलग चीज़ है। अभी मैं इसको समझा चुका हूँ कि हमने एक मात्रा ली और उसको निश्चित कर दिया कि अब इसको बदलेंगे नहीं। ये नहीं कि आज 1 मीटर हमारा इतना बड़ा है तो 10 साल बाद हमारा 1 मीटर इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस परिभाषा को आप लोग याद करें, याद करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है, हमें जानकारी होनी चाहिए। फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं कि मात्रक क्या है, मापन क्या है, कैसे मापन होता है, किन किन भौतिक राशियों के क्या क्या मात्रक होते हैं, ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो परिभाषा एक अलग चीज़ होती है, समझना अलग चीज़ होती है। तो देखें, अब जैसे बात करते हैं कि ये मात्रक की परिभाषा हो गई, मात्रक आप समझ भी गए, और मापन फिर इस मात्रक से कैसे होता है। जैसे हमने किसी कमरे की लंबाई या चौड़ाई या सड़क की चौड़ाई या किसी पेड़ की ऊंचाई, इसका मापन करवाया और आपने माप करके हमें बताया कि ये कहना चाहिए 3 मीटर है। वो जो डिस्टेंस, वो जो दूरी आपने नापी, हमें कितनी बताई, 3 मीटर। तो इसका अर्थ क्या है कि मापन क्या करता है कि उसकी हम तुलना करते हैं इस मात्रक से, उस मात्रक से तुलना करते हैं उस राशि की, तो वो ये बताती है कि वो कितनी बार शामिल है। इसका मतलब जैसे कोई दूरी 3 मीटर है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा मानक मात्रक है 1 मीटर, वो इस दूरी में 3 बार शामिल हो गया। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लो इतनी है नहीं, इस बोर्ड की लंबाई 3 मीटर होती तो मीटर पैमाना आपको 3 बार रखना होता। एक बार यहाँ रखते निशान लगाते, फिर यहाँ रखते निशान लगाते, फिर आगे रखते फिर निशान लगाते, 3 बार आपको रखना पड़ा, तब वो कितनी हुई, 3 मीटर हुई। तो मापन क्या हुआ कि मात्रक से तुलना करते हैं उस भौतिक राशि की, क्योंकि मात्रक हमारा निश्चित है, हमने उसको एक निश्चित परिमाण को फिक्स कर लिया है, स्टैंडर्ड बना लिया है। तो अब आप मापन की परिभाषा भी लिख सकते हैं यहाँ पर इसी आधार पर। तो देखो बच्चों, आप लोग ये कहते हो कि सर नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, ये नहीं समझ में आता, हम लिखें क्या। तो बच्चों लिख तो किताब से लिया करो, फिर भी मैं धीरे धीरे, अभी आपकी स्टार्टिंग है, 10th से आए हैं तो लिखता चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये चीज़ें आपके लिखने की हैं, स्वयं आपको समझना था, केवल ये बुक्स में मिलेगा आपको, ये लिख तो सकते हैं। तो मापन क्या हुआ, किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि परिभाषा से उसका अर्थ समझ में नहीं आता। अब केवल मैं ये परिभाषा लिख देता तो आपको मात्रक समझ में नहीं आता, भाई समझाना पड़ता है। ऐसी मापन की परिभाषा याद कर लें आप और मापन सीख जाएं, तो जो कि अब तक करते आए हैं 10th तक के परिभाषा याद कर ली कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, भाई हमें तो विद्युत धारा पढ़ ली, ऐसा नहीं है भाई। तो किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना, उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है।
किसी भौतिक राशि की उसके मात्रक से तुलना करना, उसके मानक मात्रक से लिख सकते हैं, उसके मानक मात्रक और लिख दें तो और अच्छी बात हो जाएगी। जो स्टैंडर्ड हमने माना है उसके मानक मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। तो तुलना करना या ये मापन ये बताता है कि उस भौतिक राशि में जो मूल मात्रक है कितनी बार शामिल है। अब जैसे आपको 3 किलोग्राम कोई पदार्थ आपको मार्केट से ख़रीदना है, 3 किलोग्राम चीनी खरीदनी हो या 3 किलोग्राम आलू खरीदने हो या 3 किलोग्राम कोई सी चीज़ खरीदनी हो, तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर उसके पास 1-1 किलो के बाट हैं तो उसे 1-1 किलो के 3 बाट रखने होंगे। तो 3 बाट का सहारा लेना पड़ा तब 3 किलोग्राम हुआ। तो बाट से तुलना ही तो हुई, उस बाट को रख के तुलना कर रहे हैं कि ये कितने गुना है, इस बाट से हमारा ये जो द्रव्यमान है कितने गुना है, तो वही उसका मापन हो गया। जितने गुना होगा वो आंकिक मान हो जाएगा, और जिस मात्रक से तुलना कर रहे हैं वो तो मात्रक है ही। मीटर से नापेंगे तो 3 मीटर आया है, सेंटीमीटर से तुलना करते तो 300 सेंटीमीटर आता। तो इससे ये अर्थ निकलता कि उस दूरी में सेंटीमीटर 300 बार शामिल है। समझ रहे हैं? तो तुलना हुई कि नहीं हुई? समझ रहे हैं बच्चों? किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो ये रही बेसिक चीज़ें। तो अब बात ये आएगी, इसको आगे बढ़ाते हैं कि मापन हम करेंगे किसका? भौतिक राशियों का। और किन की सहायता से? मात्रकों की सहायता से। तो अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां और उनके मात्रक। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मूल राशियों से। जैसे कि जब हम गणित की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके मूल अंक पढ़ते हैं, 0 से लेकर 9 तक के 10 अंक हमें सीखने होते हैं। 0 से 9 तक सीख जाते हैं, फिर उसके बाद हमें गिनती सिखाई जाती है, पहाड़े सिखाए जाते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो सबसे पहले हम भौतिक राशियों को पढ़ेंगे, उसके बाद उनके मात्रकों को पढ़ेंगे। तो हमारा मात्रक है वो मापन कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में यही करेंगे। तो देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती हैं ये मैं पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। तो अब बात करेंगे यहाँ पर कि जो भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ जो हैं यानी फिजिकल क्वांटिटी, उनको हम भाई 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये भौतिक राशि है तो पहले मूल राशियां और दूसरी कौन सी आएंगी? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां यानी मूल भौतिक राशि ही हैं। भाई इस हम राशि शब्द लिख रहे हैं, मूल राशियां लिख दिया, अंडरस्टूड है। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो किस राशि की बात हो रही है? भौतिक राशि की ही बात हो रही है। तो मूल भौतिक राशियां ही हैं, ये व्युत्पन्न भौतिक राशियों की ही बात होगी। तो देखें भाई मूल राशियों का क्या अर्थ हुआ। देखिए मूल राशियों का अर्थ है, अर्थ से पहले मैं इसको लिख दूं, मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या केवल क्वांटिटीज़ लिख देता हूँ। इसकी चर्चा बाद में करेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की। तो जो मूल राशियां हैं उनको समझना है, यानी ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हों, एक राशि से दूसरी राशि व्युत्पन्न न की जा सकती हो, एक राशि का दूसरी राशि से कोई संबंध न हो, वो अपने आप में कंप्लीट राशि हो। समझ रहे हैं? इंडिपेंडेंट। इनसे मिलकर और राशियां बन सकती हैं, लेकिन इनको किसी अन्य राशियों से नहीं बना सकते। वो क्या कहलाएंगी? मूल राशियां। तो फिजिक्स में 7 मूल राशियां होती हैं, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों देखो हमने बताया कि जो भौतिक राशियां हैं उनका हमने 2 भागों में वर्गीकरण कर दिया, मूल राशियों में और व्युत्पन्न राशियों में। देखिए फिजिक्स में आप बहुत सारी राशियां पढ़ेंगे, अनगिनत राशियां पढ़ेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है। अब आप ये कैसे याद रखेंगे कि कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि है, कौन सी राशि मूल राशि है? तो चिंता मत करिए, बहुत आसान काम है।
कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब सबसे पहले किसकी बात हो रही है? मूल राशियों की। मूल भौतिक राशियां हैं, लेकिन मैं मूल राशियां ही लिख रहा हूं क्योंकि अब ये अंडरस्टूड है कि आप भौतिक राशियां ही पढ़ रहे हैं। तो मूल राशियां दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखें, जो मूल राशियों की हम बात करने जा रहे हैं, इससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा था कि आपने मैं कुछ एक बात बताना चाह रहा था, वो मिस हो गई। चलो ध्यान आएगी तब बताऊंगा। मूल राशियों को मैं बता रहा हूँ, हाँ ध्यान आ गया मुझे। मैं अभी मूल राशियाँ लिखने जा रहा था, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप मूल राशियों को परिभाषित कर लें। मैंने अभी परिभाषा बताई थी आपको, तो ज़रूरी नहीं है बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ तो बहुत समय लगता है। आप लोग अपनी किताब का भी इस्तेमाल करिए, समझते चलिए, हमें सुनिए, यहाँ समझिए क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, और जो हम परिभाषा बोल दिया करेंगे आप लोग फिर उसको सुनेंगे, फिर बुक की सहायता से लिख लेंगे। यानी मूल राशियाँ कौन सी हुई? जो राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, उनका दूसरी राशि से कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इनको किसी अन्य राशि से नहीं बनाया जा सकता। कैसी राशियाँ कहलाएंगी? मूल राशियाँ। तो बात समझ गए? परिभाषा लिख लेंगे। वे राशियाँ जो अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और इन राशियों को किसी दूसरी राशि की सहायता से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कैसी राशियाँ कहलाएंगी? मूल राशियाँ। तो मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 मूल राशियाँ पढ़ेंगे आप लोग। देखिए, पहली लंबाई, पहली पढ़ेंगे लंबाई यानी लेंथ। दूसरी पढ़ेंगे द्रव्यमान, दैट इज मास। तीसरी पढ़ेंगे समय। तीसरी क्या है? समय यानी टाइम। चौथी पढ़ेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। पहले मैं लिख दूं विद्युत धारा, विद्युत धारा। फिर पढ़ेंगे ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। फिर पढ़ेंगे आखिरी पदार्थ की मात्रा। ताप यानी टेम्परेचर, और विद्युत धारा दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा दैट इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की मात्रा। NC है वही, ये समझ रहे होंगे, सबस्टेंस NCE, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो ये 7 मूल राशियां हैं, तो आप इनको याद कर लीजिए। कितनी हैं ये? 7। अब राशियां अनगिनत हैं, भौतिक राशियां। अब बाकी की जो राशियां बनेंगी इन्हीं के टर्म्स में बन जाएंगी। कोई भी राशि होगी वो इन्हीं से मिलके बनेगी। तो इनके अलावा आपसे कोई पूछे कि ये भौतिक राशि बताओ कैसी है, तो वो कैसी होगी? व्युत्पन्न राशि। तो आपको तो केवल मूल राशि याद करनी है, इन्हें आप आसानी से याद कर लेंगे। फिर इसको छोड़कर जितनी भी बची वो सब कैसी होंगी? व्युत्पन्न राशियाँ। कैसे? जैसे आपसे कोई पूछे वैद्युत विभव कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। विभव कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। आपसे कोई पूछता है कि विशिष्ट ऊष्मा कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। बात समझ रहे हैं?
तो कोई सी भी भौतिक राशि, कोई पूछे दाब कैसी राशि है तो आप कहेंगे व्युत्पन्न राशि, क्योंकि दाब इसमें नहीं है, वो इन्हीं से मिलके बनेगी। बल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि इन्हीं से मिलके बनेगी। कैसे मिलके बनेगी आगे बताएंगे। तो जो राशियां, तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपको केवल 7 राशियां समझ लेनी है और इन्हीं 7 के मात्रक समझने हैं, बस पूरी फिजिक्स की सभी फिजिकल क्वांटिटीज को आप समझ जाएंगे केवल 7 सीख करके। तो है ना ये कमाल की बात। पढ़ेंगे हम बहुत सारी भौतिक राशियां, लेकिन सब किसकी मदद से, इनकी मदद से। इसीलिए इनको कहा गया है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ रहे हैं। और मूल, हिंदी में मूल का अर्थ क्या होता है भाई, जड़। ये जड़ हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये। इन्हीं से बन जाएंगी सब। और वो होंगी कौन सी, व्युत्पन्न राशियां होंगी। जैसे मैं बात करूं, अब व्युत्पन्न राशियां यहीं समझा दूं अभी तो बात सही रहेगी। जैसे व्युत्पन्न राशियां को आप क्या लिखेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बात करते हैं। जैसे मैंने एक राशि ले ली चाल, चाल बराबर दूरी, क्या सूत्र है, पिछली कक्षाओं पढ़ के आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए चाल दूरी और समय से मिलके बनी है, और दूरी ये रही, लंबाई या दूरी बात एक ही है भाई, ये आ गई और समय आ गया। तो चाल कोई नई राशि नहीं हुई, इन्हीं से मिलके बनी है नई राशि, लेकिन मूल राशियों से ही मिलके बन गई। तो ये कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि मूल राशियों की सहायता से बन गई है। बात समझ रहे हैं। त्वरण देखेंगे, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, समय आ गया। और वेग में क्या आता है, विस्थापन बटे समय आता है। जैसे चाल में दूरी बटे समय, वैसे ही वेग में विस्थापन बटे समय। तो त्वरण में क्या क्या आ गया भाई, वेग में विस्थापन और समय आया, समय ये आ गया। तो विस्थापन और समय, और विस्थापन भी एक लंबाई है, ये भी आप पीछे पढ़ के आए हैं कि दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन है, इतना आप पढ़ के आए हैं। तो विस्थापन भी एक दूरी है, तो उसका विस्थापन का जो मैग्नीट्यूड है वो न्यूनतम दूरी ही विस्थापन है। तो ये त्वरण भी किससे मिलके बन गया, इन्हीं राशियों से। कोई सी राशि आप पढ़ेंगे सब इन्हीं से मिल करके बनेंगी। इनको आगे पढ़ाएंगे भाई, अभी थोड़ा सा धैर्य रखें, एक तरफ से सिस्टमेटिक चलने दीजिए। अभी मैंने थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर दी है इसकी, लेकिन अभी ज़्यादा चर्चा इन राशियों की अभी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर सब खिचड़ी हो जाएगा भाई। अभी ध्यान रखें आप कि मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, इसको हटा दें भाई, क्योंकि इससे आगे इसकी चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया था, चैप्टर का नाम भी हटा देता हूँ, ये तो आपको मेंशन हो ही गया है। अब हम बात करेंगे इनके मात्रकों की। अब मात्रकों के लिए देखिए भिन्न भिन्न देश, आज से कई वर्ष पहले, लगभग 50 वर्ष के आसपास की बात करें तो भिन्न भिन्न देश भिन्न भिन्न मात्रकों की प्रणालियों का प्रयोग करते थे। ये मूल राशियां समझ में आ गई बच्चों। तो इनको एक दूसरे से नहीं बना सकते, ये अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं। तो मूल राशियां, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, आपको मूल राशियों की परिभाषा लिखनी है। वे राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ओके, तो परिभाषा यहाँ हो जाएगी। भाई ये दिक्कत ज़्यादा कर रहा है यार राज। तो मात्रकों की विभिन्न प्रणालियां पढ़ते हैं, ठीक है। मात्रकों की विभिन्न प्रणालियां या पद्धतियां कह सकते हैं। मात्रकों की विभिन्न, अब धीरे धीरे भाई मात्रक पे पहुंच रहे हैं। भौतिक राशियां भी हमने पढ़ ली, वो भी कौन सी, मूल, क्योंकि पहले हम मूल पढ़ लेते हैं, मूल ही पढ़ना है, बाकी की सब इन्हीं से बनेंगी। मात्रकों की विभिन्न प्रणालियां,
प्रणाली कहते हैं सिस्टम को। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रणाली प्रयुक्त की जाती थी कई वर्ष पहले। जैसे CGS पद्धति थी एक, उसमें से क्या थी, CGS पद्धति या CGS सिस्टम लिख देता हूं मैं। सिस्टम का मतलब प्रणाली ही है। CGS आप लोग लिख सकते हैं, CGS प्रणाली या पद्धति या सिस्टम एक ही बात है। तो देखें CGS सिस्टम में क्या था, देखिए स्टार्टिंग में इन 3 राशियों से काम चल जाता था, लंबाई, द्रव्यमान और समय। मतलब मैकेनिक्स में इन्हीं का इस्तेमाल होता है, मैकेनिक्स इन्हीं से भरी पड़ी है। मैकेनिक्स में आप जितनी भी राशियां पढ़ेंगे यांत्रिकी में, वो लंबाई, द्रव्यमान और समय से ही बन जाती हैं सभी भौतिक राशियां। तो इन 3 मूल राशियों को ले रहे हैं भाई, स्टार्टिंग वाली दीज। इन मूल राशियों के आधार पर पुरानी पद्धतियां थीं। तो देखें CGS प्रणाली में क्या था कि लंबाई, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ, जल्दी लिख जाता है भाई इंग्लिश में, लेंथ समझ रहे हैं आप, लंबाई है। लंबाई किस में नापी जाती थी, सेंटीमीटर में। शॉर्ट में लिख दूँ सेंटीमीटर, ये क्या लिखा है मैंने, सेंटीमीटर। आप पूरा नाम लिख लेंगे सेंटीमीटर। और G का मतलब है ग्राम, और ग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का, यानी मास। मास किस में नापा जाता था, चलो मैं पूरा ही लिख दूं क्योंकि अभी संकेत की बात की नहीं है। लंबाई किस में नापी जाती थी, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान किस में नापा जाता था, ग्राम में। मतलब कुछ देशों में ये प्रणाली थी। तो लेंथ सेंटीमीटर, द्रव्यमान और टाइम यानी समय, लिख दूं भाई, ये शॉर्ट में लिख दूं, लंबाई, द्रव्यमान और ये समय की बात हो रही है। किस में नापे जाते थे, समय सेकंड में। बात समझ रहे हैं। लंबाई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का C ले लिया, ग्राम का G हो गया, सेकंड का S हो गया। इस प्रणाली का नाम हो गया CGS प्रणाली। ओके, लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में। तो ये प्रणाली CGS प्रणाली कहलाती है। इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कह सकते हैं। क्या कहलाता है ये, ऑल्सो फ्रेंच सिस्टम। ये पुरानी प्रणालियां हैं भाई, लेकिन फिर भी पढ़नी है हमें। फ्रेंच सिस्टम या फ्रांसीसी प्रणाली कह लो, फ्रांसीसी प्रणाली। इस प्रणाली का अर्थ क्या हुआ कि लंबाई सेंटीमीटर में और द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में नापा जाता था। ये प्रणाली समझ में आ गई। प्रणाली का मतलब क्या है, प्रणाली का मतलब है कि हमने एक समूह बना लिया कि मूल राशियां किस में नापी जाएंगी। तो एक जो समूह बनाया जैसे इन 3 का, तो एक सिस्टम बन गया, ये प्रणाली हो गई। दूसरी होती है भाई FPS सिस्टम। इसको फुट पौंड सेकंड पद्धति भी कहते हैं। अब मैं ऐसे ही समझा दूं भाई, लंबाई फुट में और द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में नापा जाएगा। आप लोग लिख लेंगे इसको, लंबाई किस में नापी जाएगी, फीट में कह सकते हैं, फुट सुना होगा आपने, फुट पौंड सेकंड हो गया, इसी क्रम में लिखेंगे। और द्रव्यमान पौंड में, जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वेट करते हैं तो वो पौंड में बताते हैं कि कितने पौंड का बच्चा है। समझ रहे हैं ना आप बात, पाउंड भाई लिखी दूं मैं, चलो मैं लिख देता हूँ। लंबाई किस में नापी जाएगी इस प्रणाली में, फुट में, और द्रव्यमान आप कहेंगे सर हवा में ज़्यादा बात करते हो, द्रव्यमान किस में, पाउंड में, और समय इसमें भी सेकंड में नापा जा रहा है भाई। ये विशेषता है, ये कॉमन आ रहा है सब में, समय इसमें भी सेकंड में ही नप रहा है। तो ये क्या हो गई, फुट से F, पाउंड से P, सेकंड से, तो इसको फुट पाउंड सेकंड प्रणाली भी कहते हैं। इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश BRITISH
ISHS ब्रिटिश सिस्टम, इस प्रणाली का दूसरा नाम ब्रिटिश प्रणाली भी है। तो देखिए इन्हीं तीन को आधार बना करके ये प्रणालियां थी पुरानी वाली, इन्हीं तीन मूल राशियों के मात्रकों से समूह बनाया था। अब एक तीसरी और है MKS प्रणाली, तो इसके लिए आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो बच्चों तीसरी प्रणाली है MKS प्रणाली यानी सिस्टम। स्टार्टिंग में ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है आज तो भाई MKS सिस्टम नाम से ही पता लग रहा है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है ये। इसमें लंबाई स्टार्टिंग की ही तीन लेंगे भाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय। द्रव्यमान यानी मास और समय यानी टाइम। लंबाई किस में नापी जाएगी? M फॉर मीटर, और द्रव्यमान किलोग्राम में, और समय इसमें भी सेकंड में। तो अब तक आपने देखा इन तीन पद्धतियों में, आपने देखा तीनों पद्धतियों में आपने पढ़ा कि तीनों में समय कॉमन था, उसका मात्रक कॉमन था। तीनों में समय सेकंड में ही नापा जा रहा है, लंबाई और द्रव्यमान के मात्रक बदल गए हैं। तो ये कौन सी प्रणाली हुई? MKS सिस्टम। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। तो ये प्रणाली है MKS प्रणाली। इसको मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली। याद रखेंगे कौन सी प्रणाली भी कहलाती है ये? मीट्रिक प्रणाली भी कहलाती है। प्रणाली कह लो भाई या पद्धति कह लो, एक ही बात है। तो ये रही तीनों पुरानी पद्धतियां, ये पुरानी पद्धतियां हैं भाई, क्योंकि मैकेनिक्स का काम चल जाता था इनसे। लेकिन एक मॉडर्न समय में अब जो प्रणाली चल रही है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक माप तौल का एक कहना चाहिए, एक जिसको क्या शब्द देना चाहिए, माप तौल की एक मीटिंग हुई थी बहुत बड़ी, एक इसको एक प्रॉपर शब्द देंगे, क्या कहना चाहिए भाई, माप तौल का एक, ये कह सकते हैं, चलिए ध्यान नहीं आ रहा, मतलब एक कहना चाहिए कि एक बैठक जिसको कहते हैं, एक बैठक बुलाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उस पर वैज्ञानिकों ने एक सर्वसम्मति से एक प्रणाली बनाई थी, जो कि इस समय लेटेस्ट प्रणाली है। बात समझ रहे हैं? माप तौल के लिए एक जो मीटिंग थी उसमें सर्वसम्मति से ये जो पारित हुई थी, वो चौथी पद्धति उसको पढ़ने जा रहे हैं, वो है SI। क्या है? SI। अब मैं हेडिंग डालता हूं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप भाई कि ये जो MKS प्रणाली है, ये जो MKS प्रणाली है, इसी का विस्तृत रूप है। अब जो मैं प्रणाली पढ़ाने जा रहा हूं उसमें ध्यान रखना आप, उसमें भी लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में ही नापा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है भाई कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब मैं ये हेडिंग हटा देता हूं कि अब हम चौथी प्रणाली पढ़ने जा रहे हैं, SI प्रणाली, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति ने बैठ करके एक मान्यता दी थी, सर्वसम्मति से इसको पारित किया था। उसको क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। बच्चों दिख रहा है बहुत हल्का हो रहा है आज हिसाब किताब, यानी SI। SI हमने यहाँ सब में प्रणाली लिखा था, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FES सिस्टम। इसमें सिस्टम नहीं लिखेंगे, SI सिस्टम मत लिख देना भाई, सिस्टम तो इसी में शामिल है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम तो इसी में आ गया, तो 2 बार थोड़ी लिखेंगे। इंग्लिश में आ चुका है, एब्रीवेशन में आ चुका है इंटरनेशनल, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैंने अभी इसको हटाया नहीं है भाई जानबूझ के, कि देखें ये जो प्रणाली है अब वो आज की एक मॉडर्न प्रणाली है, इसी में हमें सब कुछ पढ़ना है, पूरे विश्व में यही प्रणाली लागू है। अब ये नहीं कि भिन्न भिन्न देश अपनी अपनी प्रणाली चलाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक यानी एक समिति का आयोजन किया गया था, जिसमें ये प्रणाली सर्वसम्मति से पारित हुई थी, जिसको SI कह देते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या प्रणाली। ओके, तो देखें बच्चों इसमें क्या क्या मात्रक हैं इन राशियों के। तो ये कौन सी राशियां हैं? मूल राशियां। इन मूल राशियों के मात्रक जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। ये सब आप मूल मात्रक ही पढ़ रहे, अलग अलग पद्धतियों के थे, लेकिन ये SI मात्रक हैं, मूल मात्रक जो पढ़ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें इस प्रणाली का विस्तृत रूप हो गया। इसमें 3 मूल राशियाँ शामिल की थीं और इसमें अब 3 के बजाय 4 और बढ़ गई। देखिए मैकेनिक्स का काम इतने से हो जाता है, इतने का काम हो जाता है हमारा मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में। अब जब थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे तो हमें इस भौतिक राशि की भी ज़रूरत पड़ती है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए इसकी और ज़रूरत पड़ेगी, तो ये शामिल हुई इसमें। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब हमें इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी इस मूल राशि को इसमें ऐड किया गया। जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, प्रकाश की पढ़ेंगे, फिजिक्स की ब्रांचेज हैं ये, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है। तो जब ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी पढ़ेंगे तब इस ज्योति तीव्रता की मूल राशि की भी जरूरत पड़ेगी, इसके बिना हम ऑप्टिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इनको ऐड करके हमने टोटल कितनी राशियां इसमें शामिल की हैं? 7 मूल राशियां। तो इन मूल राशियों के जो SI मात्रक हैं वो यहाँ लिखूंगा मैं। तो लंबाई को इसमें भी, जैसे इसमें मीटर में लिखा जाता था, इसको भी मीटर में ही मापते हैं इस प्रणाली में भी। और द्रव्यमान को किलोग्राम में इसमें नापते थे, इसमें भी किलोग्राम में ही नापेंगे। और समय को इसमें सेकंड में ही नापेंगे। तो देखिए इतनी प्रणाली यही रही। तो ये कह सकते हैं कि ये SI जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो इसी का एक विस्तृत रूप है। तो इसे हम हटाते हैं, ये आप नोट कर चुके हैं। इसके आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए भाई अन्य मात्रकों की बात करते हैं। तो अब हम ये क्या लिख रहे हैं कि इन मूल राशियों को किस किस में नापा जा रहा है, वो मात्रक हम यहाँ लिख रहे हैं। टेम्परेचर को केल्विन में, किस में नापेंगे? केल्विन में। विद्युत धारा को एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापेंगे। ठीक है, ये क्या हो गए? इनके SI मात्रक। हाँ लिख दूं मैं। देखो पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे मैं ऊपर का सब हटाऊंगा भाई, क्योंकि इतना फिर लिखेंगे तो समय बर्बाद होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। तो अब आप ये समझ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पढ़ रहे हैं। तो ये मैं सब ऊपर का हटा देता हूं, क्योंकि इसका आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का 4थी प्रणाली है
और यही आपको पढ़नी है। तो ये क्या है? मूल राशियां। मूल राशियां हमने बताई थी 7 होती हैं। इन राशियों के मात्रकों को क्या कहेंगे? मूल मात्रक। तो आप लोग परिभाषा लिखेंगे किसकी? मूल मात्रक की, कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। इतना याद रहेगा, कोई बहुत कठिन बात मैंने नहीं बोल दी भाई। तो ये एसआई मात्रक हैं, एसआई पद्धति में। ये मूल मात्रक हैं, लेकिन किस पद्धति में है? एसआई में। तो एसआई मात्रक, एसआई यूनिट्स हैं ये मूल मात्रक ही। ओके, तो ये एक हमारे पास एक टेबल तैयार हो गई। ये आप हेडिंग डालेंगे ऊपर, ये टेबल है। इनको संकेत में और लिख देते हैं। मीटर पहले, अब मैं यहाँ एक क्रम से लिख दूँ भाई। मीटर यहाँ लिखा है MET, और मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, ठीक है भाई, एम्पियर, कैंडला और मोल। अब इनको संक्षेप में कैसे लिखते हैं? ये तो मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया इन मात्रकों को। अब इनको संक्षेप में, मीटर को संक्षेप में M से लिखेंगे, किलोग्राम को kg से लिखेंगे, सेकंड को S से लिखेंगे भाई, K छोटा है यहाँ पर, केल्विन K, ये बड़ा K है, ओके, एम्पियर बड़ा A, कैंडला CD, दोनों छोटे, मोल MOL। ये इनके संकेत हो गए इन मात्रकों के। मीटर को संक्षेप में लिखना है तो M लिख देंगे, किलोग्राम को kg लिख देंगे, सेकंड को S लिख देंगे, केल्विन को K, एम्पियर को A, कैंडला को CD, मोल को MOL लिख देंगे। तो ये रहे मूल मात्रक, एसआई मात्रक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। ये सारणी आपको याद रखनी है। ये आपने पढ़ लिया तो आप समझ लीजिए कि अब सारी भौतिक राशियों को जो कि इनसे मिलके बनेंगी पढ़ने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। अब देखें भाई, जो हमें बात बतानी थी कि इन 7 राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां इस प्रणाली में और शामिल की गई हैं। आपके पास हेडिंग तो ऊपर पढ़ाई है बच्चों, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, एसआई की बात हो रही है। ये चौथी जो प्रणाली है एसआई, एसआई में ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें 7 तो मूल राशियां शामिल की हैं और 2 हैं पूरक राशियां। पूरक कह लें या संपूरक, पूरक राशियां, इन 2 की ओर हमें आवश्यकता पड़ जाती है। पूरक राशियां सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इनके जो मात्रक होंगे वो पूरक मात्रक हो जाएंगे। नंबर 1, ये हेडिंग है भाई, जैसे ये हेडिंग ऊपर था मूल राशियां, ऊपर टेबल का हेडिंग, ये खाना बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। उसी एसआई में इन 2 को और लिखेंगे, 7 ये और 2 ये। एक क्या? कोण, दैट इज एंगल, और दूसरा घन कोण यानी सॉलिड एंगल। कोण को आप लोग पढ़ के आए हैं, किस में नापते हैं? रेडियन में। रेडियन में नापते हैं, और इसको स्टेरेडियन में, सॉरी हिंदी में लिखूं पहले, स्टेरेडियन में, दैट इज स्टेरेडियन। और इनके संकेत, रेडियन को शॉर्ट में RAD लिख देते हैं, और स्टेरेडियन को, अरे यार ये क्या हो गया है, रेडियन को RAD, स्टेरेडियन को संक्षेप में SR लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये 2 और शामिल कर लें, तो कुल मिला के आपके पास अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ये 9 राशियां हो गई, 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि, और इन सब को मिलके हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली तैयार हो गई।
इनके अलावा अब आप जो भी भौतिक राशि पढ़ेंगे, चाहे दाब हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे घनत्व हो, चाहे विशिष्ट ऊष्मा हो, चाहे गुप्त ऊष्मा हो, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, चाहे चुंबकीय बल हो, कोई सी भौतिक राशि जो आप पढ़ेंगे सब कैसी होंगी, इन्हीं से मिलके बनेंगी, इन्हीं मूल राशियों से मिलके बनेंगी और वो होंगी व्युत्पन्न राशियां। तो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों ये मूल राशियां और मूल मात्रक रहे, SI कहना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम में, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में उनके मात्रकों को संकेत के रूप में भी लिख दिया है और उनका पूरा नाम भी हमने लिखा है। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा कि मूल राशियां क्या हैं, मूल मात्रक क्या हैं, मापन की विभिन्न प्रणालियां क्या हैं, मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है। तो अब देखें भाई, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि हमने जो मानक माना है, जो परिभाषित किया है कि इतने परमाणु को हमने मानक बना लिया और वो हमारा मात्रक बन गया। तो मैंने कहा था इसके पीछे बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। तो बच्चों मैंने अभी देखा ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो इसको कल के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे। इन मात्रकों को लिखते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है। बहुत सी गलतियां करते हैं बच्चे एग्जाम में, तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। मात्रकों को लिखने में क्या सावधानियां बरतनी हैं, और जो हमने मानक मान करके जो मानक मात्रक बनाया है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, तो इन सब की परिभाषा भी आपको लिखनी है। तो एक होमवर्क देता हूं बेटा मैं, उसके बाद कल चर्चा करेंगे कि 1 मीटर को हमने कितना बड़ा माना है, उसको एक परिभाषा दी है। तो इस मानक मीटर की परिभाषा, किलोग्राम की, ये परिभाषाएं आपको याद नहीं करनी है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं भी हैं। यहाँ केवल ये बताया गया है कि ये मात्रक आखिर बना कैसे और इसको कैसे परिभाषित किया है। पेपर में ये नहीं पूछेंगे कि इसकी परिभाषा लिखिए, अब 12th लेवल पर ऐसी बात नहीं पूछी जाती, लेकिन हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। हर चीज़ याद करने की नहीं होती है कि मीटर कितना है, किलोग्राम को कितना माना है, तो वो किलोग्राम की डेफिनेशन बनी है, सेकंड को केल्विन को, एम्पियर को, कैंडेला को, मोल को। तो ये होमवर्क है, आप इन सब की परिभाषा टेक्स्ट बुक की सहायता से लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इतना काम करके लाएंगे तब हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।